नमस्कार। दी ललन टॉप आप देख रहे हैं और पहलगाम हमले के बाद भारत किस तरह से जवाब दे रहा है उस हमले का। ये इस पर लगातार ललन टॉप की कवरेज जारी है। मेरा नाम कुलदीप है और इस वक्त मेरे साथ अरुण प्रकाश जी हैं। आप एक्स नेवी चीफ हैं और आप चेयरमैन रहे हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जो ये हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसकी कुछ निटी ग्रिटीज पे बात करना चाहते हैं और कुछ फॉरवर्ड लुकिंग बातें, कुछ सवाल भी हैं। पर पहले ये कि ये तो बहुत स्पष्ट है कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रोमिनेंटली वहां जाकर के उनके टारगेट्स, टेररिस्ट टारगेट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। उसमें सेना की भी भूमिका थी। लेकिन भारतीय नौसेना ने, जो आईएसआर कहते हैं, उस नजरिए से किस 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 तरह के इनपुट्स दिए? भारतीय नौसेना की भूमिका इस ऑपरेशन में क्या रही? देखिए, मेरे को इस समय पर भारतीय नौसेना या जो भी प्लान बनाया है किसी भी सेना ने, उनकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन नौसेना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो कार्रवाई की गई है वो जमीन पे की गई है अभी, और हवाई कार्रवाई की गई है, तो इमिडिएटली शायद नेवी का कोई भाग्य नहीं होगा। लेकिन ये जो मामला शुरू हुआ है, वो अगर कल या परसों खत्म हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर लंबा चलना पड़ा तो नेवी की काफी भूमिका हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान पे ये जो प्रेशर आ रहा है, ये काइनेटिक जो हमले हो रहे हैं, इस पे तो प्रेशर डाल रहे हैं हम, डिप्लोमेटिकली भी डाल रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरफ से भी प्रेशर आना चाहिए, आर्थिक दिशा से। और अगर ये लंबा चला तो नेवी का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की छोटी सी तट तट रेखा है, दो तीन बंदरगाहें हैं उसकी। पूरा सामान, पूरा पेट्रोल, तेल वगैरह सब बाहर से आता है। तो अगर हम चाहें, अगर सरकार चाहे, तो नेवी उसको बंद कर सकती है, वो छेड़छाड़ कर सकती है। और उस पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही काफी ढीली पड़ी हुई है, उस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होगी। तो मेरा ख्याल है कि शायद प्लान बना के रखे होंगे और देख रहे होंगे कि कितना कितना लंबा चलता है ये सिलसिला। दूसरी बात यह है कि अगर हमला करने को बोले नेवी को, तो वो भी हो सकता है। 1971 में हमला किया था कराची पे, कराची को जला डाला था नेवी ने। तो अब तो नेवी के पास ज्यादा क्षमता की मिसाइल्स हैं। 100-200 किलोमीटर दूर से मार सकते हैं, सबमरीन से मार सकते हैं, शिप से मार सकते हैं, हवाई जहाज से मार सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। अब ये सब निर्भर है कि सरकार क्या कहती है, कितना लंबा चलाना है, कितनी तरफ, कितनी दिशा से मार करना है पाकिस्तान को। लेकिन नेवी तो आई एम श्योर तैयार होगी इस समय। जी। इसी इसी सवाल को थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर हम एक एक कंपैरिजन करें, भारतीय नौसेना के पास इस समय कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो समंदर के वॉरफेयर में, नेवल वॉरफेयर में हमें एक एडवांटेज या सुपीरियोरिटी देती? देखिए, एक तो हमारे पास दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और दोनों पे लड़ाकू हवाई जहाज हैं। पनडुब्बी को एंटी सबमरीन के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, रिकॉनेसेंस है। तो ये जो पोत हैं, अगर इनको पाकिस्तान के दक्षिण में कहीं 100-200 किलोमीटर में तैनात कर दिया जाए, तो ये पूरी कराची, पसनी और मारा, ग्वादर में जो ट्रैफिक आने जाने का है, वो बंद कर सकते हैं। तो इनके साथ हमारे पास 20-25 और जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वो सब हैं। तो इन सबको तैनात करके, पेट्रोलिंग करके, तो जैसे मैंने कहा, अगर सरकार चाहे तो पाकिस्तान के जो ट्रेड है, एनर्जी है, पेट्रोल है, वो सब उसमें बाधा पड़ सकता है, और उसका असर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ेगा। और अगर चलता रहा सिलसिला तो 1-2 हफ्ते में उनको काफी तकलीफ होने वाली है। ये सब हो सकता है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो समुद्री जहाज हैं वो कई देशों के होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं है। तो अगर हम छेड़छाड़ करें तो इसे सहमति होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की। तो ये थोड़ा नेवी का जो काम है वो थोड़ा लंबे दाव का होता है। लेकिन अगर सिर्फ मिसाइल चलानी है या नुकसान पहुंचाना है, तो वो हो सकता है, वो तो कल भी हो सकता है। उसकी क्षमता है नेवी के पास, आज भी और कल भी।
अच्छा, मैं अगर सिर्फ समझने के लिहाज से भारत के बहुत सारे आम नागरिक लेमैन्स लैंग्वेज में इसको कहें, सबसे आसान प्रिसीजन का सबसे जो पहला हमारा गो तरीका है, वो है कि आप हवा से जाएं और मार करें, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में भी की, इस बार भी की। उसके बाद जमीन पर शेलिंग उनकी तरफ से हो रही है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें। दो तरह के वॉरफेयर में ऐसा लगता है कि भारतीय सेना ऑलरेडी इस समय इन्वॉल्व है। लेकिन जो आपने कहा कि नेवी का काम थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा है, और वो ज्यादा एस्केलेशन की सूरत में ही हम नौसेना की ओर जाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा और समझाएं कि वो उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, या वो क्यों ज्यादा, वो हम हमें वो फैसला थोड़ा सा और रुक करके, ठहर करके या सोच करके लेना हो। देखिए, जो सिचुएशन उभर रही है वो दो दिशा में जा सकती है। एक तो हम उन पे वार किए हमने, और उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की जो, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी और फौज है, वो दोनों मिलके उनकी पॉलिसीज को चलाते हैं। जो उनके सिविलियन पॉलिटिशियन है वो तो नाम के वास्ते हैं सर। जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज, वो जब फौज, आर्मी चीफ और आईएसआई के लोग बनाते हैं। तो ये जो कार्रवाई कई सालों से चल रही है, ये जिसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह रहे थे, वो असल में हमला था, हमारे ऊपर आक्रमण था। क्योंकि जो लोग आते थे आतंकवादी, उनको भर्ती वो करते थे, शस्त्र ट्रेनिंग वो देते थे, शस्त्र वो देते थे, पाकिस्तानी फौज ओपन फायर करके उनको अंदर घुसपैठ में भेजते थे। तो पूरी जिम्मेवारी उन पाकिस्तान आर्मी की थी, और ये एक तरह का आक्रमण था। हमने उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह के छोड़ दिया, ढीला किया। फिर 2016 में हमने उनको एक मैसेज भेजा, जब सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 में एक और एयर स्ट्राइक की, कि ये सब मैसेज थे कि भाई अभी बहुत हो गया है, हमारी सहनशीलता खत्म हो रही है, इसको बंद करो। लेकिन अभी 2019 से लेके 2025 तक ये सिलसिला चलता रहा है। तो अब जो कार्रवाई की गई है, वो फिर वही है। एक तो बदला लेने की बात है, वो तो ठीक है, वो पब्लिक के लिए या पॉलिटिशियन के लिए ठीक है कि बदला ले लिया हमने पहलगाम का। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि ये हो, बस बहुत हो गया है, आगे से नहीं सहन करेंगे हम। तो ये जो स्ट्राइक की है कल और आज जो हो रहा है, वो सब ये मैसेज है। अब ये डिपेंड करता है, पाकिस्तान या तो मैसेज समझ ले हमारा कि बहुत छेड़छाड़ की है, अभी बंद करना पड़ेगा, या वो भी जवाब दे, फिर हम उसका जवाब दें, फिर वो दे, तो ये बढ़ता बढ़ता पूरी जंग में हो जाएगा। तो सरकार ने जरूर स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि ये शुरुआत है, अब आगे देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस रिस्पॉन्ड का जवाब कैसे देते हैं, कहाँ तक पहुंचेगा। इसको अंग्रेजी में एस्केलेशन कहते हैं, कि बढ़ते 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 पूरी जंग, फुल वॉर हो सकती है। अब इसमें नेवी का किस पॉइंट पे उसको नेवी को अंदर लाना है, ये सरकार का निर्णय होगा। जैसे मैंने कहा, नेवी जो भी करेगी वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन पे असर पड़ता है। तो इसलिए नेवी की कार्रवाई शुरू करने से पहले हमें अपने जो हमारे दोस्त या साथी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएसए, रशिया वगैरह, क्वाड, उन सबको बताना पड़ेगा कि हम ये करने वाले हैं, ये कार्रवाई, शायद आप पे भी थोड़ा असर हो इसका। तो ये लंबे अरसे की कार्रवाई है, लेकिन निर्णय जो है सरकार ने लेना होगा। और देखना पड़ेगा, अगर ये पूरा सिलसिला हल हो जाए कल या परसों तक, कि वो पाकिस्तान मान जाए कि हम गलत कर रहे थे, तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर ये बढ़ता गया, चलता गया, तो जो पाकिस्तान पे प्रेशर है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी जो है, आपको मालूम है, वो लोन लेते हैं आईएमएफ से दूसरा लोन चुकाने के लिए। उनकी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, चीन से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं। तो एक दो धक्का और लगे उसको तो बहुत बड़ा प्रेशर, उनकी पब्लिक बहुत, मतलब अनहैप्पी होगी। एक तरफ से पानी बंद, दूसरी तरफ से इकोनॉमी बंद, ट्रेड बंद हो जाए, तेल पेट्रोल का प्राइस दाम बढ़ जाए। तो ये लंबे अरसे की स्ट्रेटजी है, और ये सरकार ने जरूर सोच के रखा होगा कि किस पॉइंट पे नेवी को अंदर लाना होगा, उचित होगा। एक सर, बार बार एक टर्म सुनते हैं, आईएसआर, इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्नाissance।
इसको थोड़ा सा आम लोगों की भाषा में समझाइए कि ये क्या होता है, स्पेशली जब इस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। सेना कैसे इन तीनों मोर्चों पे काम करती है? देखिए, आईएसआर का यही मतलब है कि जब निशाना खींचना हो दुश्मन के किसी टारगेट पे, कुछ भी हो, एयरपोर्ट, एयरफील्ड हो, आर्मी का कोई हो, कोई शिप हो, उसकी पोजीशन हमको मालूम होनी चाहिए। तो जब तक पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेटली ना मालूम हो, तो मिसाइल या जो भी छोड़ रहे हैं आप, तो वो जाया हो सकती है। तो इसके लिए पहले तो इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस के कई तरीके होते हैं पता करने के लिए ये कहाँ पे, ये उदाहरण के लिए जो हमने 9 टारगेट पे अटैक किया है, ये कहीं भी हो सकते थे, किसी स्कूल में, कहीं बंकर में। तो इसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का मतलब है ऊपर से सैटेलाइट जो है वो देख रहे हैं, फिर हम अपने वो ड्रोन भेजते हैं, वो देखते हैं। तो ये सबको मिला के जो निशाना, जो टारगेट है, उसकी स्थिति, पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे मारना है, इसको सब मिला के आईएसआर के जरिए पता किया जाता है पहले। फिर जब ठीक से एक्यूरेटली पता चल जाए, तो फिर मिसाइल छोड़ने का कुछ फायदा है। लेकिन अगर पोजीशन उसकी गलत है, 10-15 मीटर इधर उधर, तो मिसाइल जाने का कुछ फायदा नहीं है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये सब मिला के, सैटेलाइट से लेके, एयरक्राफ्ट से लेके, जमीन पे कोई सीक्रेट जासूस लोग हैं, उनसे इंटेलिजेंस मिलती है। इसका मतलब है आईएसआर। सर, आपने ब्रीफली जिक्र किया कि 1971 के समय हमने कराची पर, हमारी नेवी ने एक हमला किया था और वहां पे उनकी तेल और रिफाइनरी के सेटअप में आग लग गई थी। उसके बाद आप उस समय सर्विस में थे, मेजर की भूमिका में। मैं थोड़ा विस्तार से उस किस्से को दोबारा सुनना चाहता हूँ कि वो किन क्या परिस्थितियां थी जब ये फैसला किया गया कि अब हमें कराची के उस जगह पर अटैक करना है, और फिर वो पूरा किस्सा अगर आप एक बार रिकॉल कर सकें। 1971 में जो हमारा मेन लक्ष्य था, वो था ईस्ट पाकिस्तान में बहुत जुल्म कर ढा रही थी पाकिस्तान फौज जी। बंगालियों पर। तो हमारा जो लक्ष्य, और 1 करोड़ के करीब रेफ्यूजी वहां से हमारी धरती पे आके बैठे हुए थे, उनको हम खाना पीना कर रहे थे। तो ये स्थिति जो थी वो इंटॉलरेबल हो रही थी हर दिशा से। तो जो निर्णय सरकार ने दिया फौज को, वो था कि पहले ये ईस्ट बंगाल को लिबरेट कराओ, और उनकी जो इच्छा है बांग्लादेश बनाने की, तो वो हमारा प्राइमरी एम ये था। तो मेन जो फोर्स थी वो ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, उस तरफ भेजी गई। अ, और इस साइड में हमें मालूम था, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ज्यादा स्ट्रेंथ उस साइड में नहीं भेजी थी, ज्यादा अपने पश्चिम पाकिस्तान में रखी हुई थी। तो हमें यकीन था कि इस साइड में जरूर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए, कि यहाँ हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे, ये वो। तो प्लान बनाया गया था कि उनको ऐसा धक्का दिया जाए पश्चिम पाकिस्तान में कि उनको उनकी जरूरत ना पड़े। तो इस मामले में नौसेना ने एक प्लान बनाया कि छोटी छोटी मिसाइल बोट्स थी हमारे पास, नई नई आई थी रशिया से। उनके पास ये मिसाइल थी प्रक्षेपात, जिनकी रेंज थी 40 किलोमीटर के करीब। तो उस समय 1971 में पहले कभी सी किसी नेवी ने मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो पहली बार बहुत इनोवेशन दिखा के नेवी ने अपने मिसाइल बोट को टो करके कराची के पास ले गए, और रातों रात मिसाइल फायर की। और ऐसा हुआ कि उनकी बहुत बड़ा पेट्रोल का स्टोरेज था, उसको आग लग गई, वो एक हफ्ता जलता रहा। उनके दो ये नौसैनिक पोत बाहर आए, एक डिस्ट्रॉयर, उसको उसको डुबा दिया। एक माइन स्वीपर वो भी डूब गया, एक दो मर्चेंट शिप थे वो भी डूब गए। तो पाकिस्तान को इसकी बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा पाकिस्तान के मोराल को, और उनके जो पेट्रोल का स्टोरेज था वो भी जल गया। लेकिन साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। तो इससे जो काफी फर्क पड़ा, जंग पे काफी इफेक्ट हुआ। जी। अब सर एक चीज और बताएं कि नेवी में भी पायलट्स होते हैं, तो एयरफोर्स के पायलट्स और नेवी के पायलट्स में की ट्रेनिंग में कुछ बहुत खास फर्क होता है? मतलब कुछ ज्यादा बड़ा अंतर है, या सिर्फ इतना अंतर है कि
वो समंदर से वो नेवल वॉरशिप से उड़ान भरते हैं, मतलब आम लोग जितना समझते हैं, या और ज्यादा बड़े बड़े फर्क भी हैं, कुछ जहाज न्यूएंसेस भी? उड़ाने में तो कोई ज्यादा अंतर, जहाज उड़ाना तो एक ही बात है, लेकिन जी। लैंडिंग और टेक ऑफ करना जो है उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनकी जो रनवे है वो 1 1.5 मील 2 मील लंबी होती है, 10,000 15,000 फुट तक होती है। जो नेवी का पायलट है उसको तो 200 300 फुट में ही रुकना पड़ता है। वही MiG-29 वो भी चलाता है, MiG-29 हम भी चलाते हैं। हमारा MiG-29 के जो है उसके उसके नीचे एक हुक लगा हुआ है, और वो उसी गति से आता है, 300 350 किलोमीटर की गति से आके वो हुक जो है एक तार को पकड़ लेता है, और वो तार से वो 100 150 फुट की लंबाई में रुक जाता है एकदम। बहुत बड़ा धक्का लगता है पूरे जहाज को भी, और उसके लिए बहुत एक्यूरेट फ्लाइंग की जरूरत है। वैसे ही टेक ऑफ करने के लिए जो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे तो उसके लिए 3 4 हजार फुट की रनवे होती है। शिप से टेक ऑफ करो तो खाली 200 या 300 फुट की दौड़ के बाद जहाज जो एकदम उड़ना पड़ता है। तो मेन फ्लाइंग में ये डिफरेंस है। और समुद्र में सिर्फ चारों तरफ समुद्र ही, सब पानी ही पानी है, ना कोई सड़क है ना कोई पेड़ है ना कुछ, ऐसा नहीं है। तो उसमें नेविगेशन करने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे कि जमीन पे नेविगेशन करो तो कहीं सड़क मिलेगी, रेलवे लाइन मिलेगी, पहाड़ है, ये है वगैरह। तो सी में जो है कोई ऐसा कुछ दृश्य नहीं मिलता है। तो ये 2 3 फर्क है, लेकिन इसमें ट्रेनिंग से सब सब ठीक हो सकता है। जी सर, हमने रशिया से हाल ही में तुशेल नाम का फ्रिगेट लिया है। इसको थोड़ा समझाएं कि ये किस किस्म का एडवांटेज हमको देता है पाकिस्तान की नौसेना के ऊपर। ये जो तुशिल है नाम का जहाज है, ये हमारा 6वां या 7वां जहाज, ऐसा जहाज। पहले हमने रशिया से मंगाए थे, फिर 2 जहाज हमने गोवा में खुद बनाए हैं इसी टाइप के, और ये लास्ट है मेरे ख्याल में जो रशिया में बन के आया है। तो इसमें हर किस्म के हथियार हैं, हर किस्म के सेंसर हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं इसके पास, एंटी शिप ब्रह्मोस जो हमने रशिया के साथ मिलके भारत में बनाई, ब्रह्मोस मिसाइल है। पनडुब्बी को का पता लगाने के लिए इसके पास इंस्ट्रूमेंट है, पनडुब्बी पे हमला करने के इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर है। तो ये मल्टी रोल शिप है, और थोड़ा सा स्टेल्थ भी है। तो बहुत शक्तिशाली जहाज है और बिल्कुल नया है। तो इसके आने से हम बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी सर, अमेरिका के एक नेवल ऑफिसर हैं, अल्फ्रेड हुए हैं, अल्फ्रेड थायर महान। उनका एक वाक्य बहुत चलता है जब भी नेवल वॉरफेयर की बात होती है कि हूएवर रूल्स द वेव्स रूल्स द वर्ल्ड। तो एक नेवल ऑफिसर के तौर पर आप इस वाक्य को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब बहुत मॉडर्न वॉरफेयर की बात होती है जहाँ एयरफोर्स पर बड़ा फोकस होता है। एंशियंट टाइम्स में बहुत समंदर में बहुत लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अभी आप इसको किस तरह से देखते हैं इस वाक्य देखिए, आज के दिन जीडीपी जो है भारत की, उसका 35 से 40% जो जीडीपी है वो ट्रेड से आती है। ट्रेड मतलब व्यापार, तिजारत, जो कि हम चीजें दूसरे देशों को बेचते हैं या दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसको ट्रेड कहते हैं। तो जीडीपी जो हमारी है 3 ट्रिलियन के बराबर करीब, उसका 40% जो हिस्सा है वो ट्रेड से आता है। और ये जो ट्रेड है ये 90% समुंदर से आती है। हवाई जहाज से 5 10 20% आती होगी, और जमीन के जरिए तो आते नहीं। हमारे चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं। तो ट्रेड जो है वो 90% समुंदर से आती है। तो अगर ट्रेड पे कुछ बाधा पड़ जाए या इंटरफियरेंस हो, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर हम पाकिस्तान को कुछ छेड़छाड़ करें, तो हमारी ट्रेड पे भी कोई छेड़छाड़ करे, तो वो हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ट्रेड को की हिफाजत करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए नेवी की जरूरत है, ताकि कोई सोच ना पाए कि हमारी ट्रेड के साथ, हमारे शिप्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। इसलिए चीन के जो प्रेसिडेंट थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने 2003 या 2002 या 2003 में कहा था, ये जो मलाका स्ट्रेट है ये हमारे गले का फंदा है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मलाका स्ट्रेट के जरिए चीन का 70 80% तेल पर्शियन गल्फ से आता है। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश है, उसकी इंडस्ट्री, इकोनॉमी सब ट्रेड पे डिपेंड करती है। तो उनको इतनी घबराहट हुई जब उन्होंने इंडियन नेवी को बढ़ते हुए देखा, कि उन्होंने कहा कि मलाका स्ट्रेट चीन के गले का फंदा बन सकता है।
तो ये इम्पोर्टेंस है ट्रेड की और नेवी और समुंदर की और नेवी की, कि अगर आप ट्रेड ट्रेड में तेल आता है, गैस आती है, रॉ मटेरियल आता है, ये सब बाहर से आता है। फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो चीजें आप बनाते हैं, उनको आप एक्सपोर्ट करें, निर्यात करें, तो वो भी समुद्र से ही जाता है। तो ये सब, इन सब एक्टिविटीज में अगर कोई बाधा पड़े, इंटरफेरेंस हो, डिले हो, तो उसका जो असर है वो सीधा आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा और सीधा आपकी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो इनकी हिफाजत करने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए समुंदर की समुंदर पे कंट्रोल रखना, जो अल्फ्रेड थेयर महान ने कहा था वो दुरुस्त था, कि समुंदर पे कंट्रोल रखना ताकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन पे कोई इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए सब देश ये चाहते हैं कि जिन जहां जहां इनके इंटरेस्ट है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, जो जो सागर का इंटरेस्ट है वो हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। इस ये है नेवी की इम्पोर्टेंस। जी। ये हमको दिखती नहीं, आपको दिल्ली या मुंबई में पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा समुद्र पे, लेकिन ये है नेवी का रोल। जी सर, जैसे आर्मी की पैरा एसएफ है, वैसे नेवी के मार्कोस कमांडो की चर्चा होती है अक्सर। और ये कहा जाता है कि 26/11 के समय उद्योगपति गौतम अदानी की जान बचाने में उनकी भूमिका थी, या G20 के समय श्रीनगर की डल झील में मार्कोस कमांडोज देखे गए थे। उनकी ट्रेनिंग के बारे में बहुत बात होती है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, तोड़ करके रख देती है, और फिर उसमें से वो फौलादी कमांडो निकलते हैं। लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीजें बता सकें, मार्कोस कमांडोज के बारे में, कि किस तरह से वो ट्रेन किए जाते हैं। मार्को हमारे नेवी के जो मार्कोस है, मरीन कमांडो, उनकी खासियत ये है कि वो समुंदर के नीचे, हवा में और स्थल पे, तीनों एलिमेंट्स में उनको ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत सख्त कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपने कहा। बाकी ऐसी स्पेशल फोर्सेस और भी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो मार्कोस हैं, उनकी माना जाता है कि उनकी ट्रेनिंग सबसे टफ है, उनका सिलेक्शन सबसे सख्त है, और उनकी कैपेबिलिटी भी, और उनके हथियार, उनके टैक्टिक्स। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले एक मर्चेंट शिप को ये पायरेट्स हाईजैक करके ले गए भारत महासागर के बीच में। तो उसके हमारे हमारे जहाज, नेवल वॉरशिप उसके पीछे पड़े, लेकिन जो वो पायरेट थे वो बहुत डिफाइंट थे, वो गोली चला चला रहे थे और कह रहे थे कि हम जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो उनको जब्त किया, उनको मार देंगे बारी बारी। तो काफी दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो जब कुछ हमारी कुछ ना उन्होंने सुनी पायरेट ने, तो ये कहा गया कि मार्कोस को बुलाओ। अब ये 1,000-1,500 मील दूर समुंदर के बीच ये एक जहाज है जिसको पायरेट्स ने कब्जा किया हुआ है। वो हमारे जहाज की बात नहीं मान रहे। तो इस स्थिति में मार्कोस को एक एयरफोर्स के हवाई जहाज में बिठा के 1,500 मील दूर लेके गए। वहां 10,000 फुट की ऊंचाई से उनको पैराशूट से उतारा, बाहर गिराया, और वो समुंदर के बीच में गिरे, अपना हथियार, अपना सामान लेके। और उसके बाद उस पायलट शिप के ऊपर चढ़े और पायलट्स को खदेड़ के निकाल दिया। तो ये क्षमता है हमारे मार्कोस की, कि 1,000-1,500 मील दूर जाके, और इतना खौफ उन्होंने देखा, पैराशूट से आ रहे हैं नीचे, तो पायरेट्स की जान निकल गई, तो उन्होंने एकदम आत्म समर्पण कर दिया। तो ये है हमारे मार्कोस की कहानी। जी। सर, एक सवाल आखिरी, इस मौजूदा टेंशन्स को लेकर के, आप बतौर मतलब स्ट्रेटेजिस्ट भी, सैन्य रणनीतिकार भी, इस जो अभी टेंशन्स हैं उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। और उसमें ज्यादा जिज्ञासा इस बात को समझने जानने की है कि क्या वो मौका कब होगा, या किस तरीके से ये तय किया जाएगा कि जब इंडिया ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करना पड़े। हमने कई बार कहा है कि हम कंसीडरेट रिस्ट्रेंट हमने अभी तक अपनाया है अपनी कार्रवाई में, हमने बहुत संयमित टारगेटेड कार्रवाई की है, सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया है। लेकिन वो कौन सी स्थिति होगी जब ये नौबत आ जाए कि भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप को और सैन्य लीडरशिप को मिलकर के वॉर का डिक्लेरेशन करना पड़ ही जाएगा। देखिए, आज के जमाने में वॉर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉर डिक्लेरेशन की बहुत और कॉम्प्लिकेशन होती है। तो कार्रवाई तो शुरू कर दी, इससे ज्यादा क्या, और वॉर क्या है। हमने उनके
उस साइड में जाके हमला किया है, उनके टेरिटरी में जाके उन्होंने आके भी हम शायद कुछ किया हो हमारे को, तो वॉर तो चालू है। अब ये देखना ये है कि किस स्थिति में वो मान जाते हैं कि भाई हम लोग जो कर रहे थे कार्रवाई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहे थे काफी सालों से, 10 15 20 सालों से चल रहा था ये सिलसिला। ये गलती थी हमारे, उन्होंने खुद माना है, उनके मिनिस्टर ने माना कि अफगानिस्तान में हमने टेररिज्म किया, टेररिज्म अब हमारे ऊपर ही ये कर रहे हैं कार्रवाई, तो ये तो मान लिया उन्होंने खुद। अब ये उनको मानना है कि जो ये हिंदुस्तान के, भारत के ऊपर कर रहे थे ये बिल्कुल नाजायज था, और हिंदू अभी जो हमने कार्रवाई की है उसका मैसेज जो है यही है कि बंद करो, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि पूरा जंग होता है वो ये देखना। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, उनकी अंदरूनी जो स्थिति है वो काफी नाजुक है, तो पाकिस्तान को सोच समझ के देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। नहीं तो भारत ने तो शुरू किया है, अब उन्होंने अगर जवाब दिया तो उसका जवाब देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ले जाता है। लेकिन एक सिर्फ एक बात का ध्यान हमें दोनों साइड को रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन है दोनों के पास, और वो स्थिति, उस नौबत वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि कोई, हमने तो नो फर्स्ट यूज का हमने वादा किया है इंडिया ने। जी। हमने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं किया है। हम पहल कभी नहीं करेंगे, किसी के ऊपर नहीं करेंगे। तो अगर शुरू की तो पाकिस्तान ही शुरू करेगा, और ये हमने ये भी वादा किया है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार से हमला किया जाए तो हमारा जवाब इतना भयानक होगा कि वो देश या वो जो दुश्मन है वो उठने वाला नहीं होगा। मतलब कि अगर कुछ भी छोटा सा भी हमला न्यूक्लियर छोटे से बम से भी किया तो हम एक बड़े शहर को उड़ा सकते हैं। ये हमारी ये हमारा वादा है। तो अब ये देखना है कि कहाँ तक जाती है ये सिचुएशन। तो मेरा तो यही मानना है कि अब हो गया, अब हमने मैसेज भेज दिया है, पाकिस्तान को मानना चाहिए। और उनको अब पानी की भी दिक्कत पड़ेगी, अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सस्पेंड की है, ये तो बहुत बड़ा स्टेप लिया है। तो हो सकता है कि बाकी इंटरनेशनल लीडर जो हैं, यूएसए, रशिया वगैरह, पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये किसी के हित में नहीं है, ज्यादा लड़ाई चलती रहे तो कुछ दिनों में ये मामला खत्म होना चाहिए, और फिर दोनों साइड बैठ के बात, आपस से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये किसी के हित में नहीं है कि जंग चलती रहे और ये न्यूक्लियर का किसी के दिमाग में ख्याल भी आए। तो आशा तो यही है कि समझदारी से सब लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण प्रकाश जी, आपने हमसे बात की, अपने समय दिया। थैंक यू सो मच।